नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शैतान वाजा हॉरर चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपके साथ ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और एक्टिविटीज शेयर करता हूं जो हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव की है। अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। मैं शैतान वाजा हॉरर उसे अपनी आवाज में नरेट करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश यादव है और मेरी उम्र 42 साल है। मेरा घर बड़वानी जिले में है, एक छोटा सा गांव जो खंडवा रोड से कुछ दूर है। मेरे पिताजी की हम 3 संतान थे, 2 भाई और एक छोटी बहन। मैं घर में सबसे बड़ा था, तो इसी वजह से घर की जिम्मेदारी भी पिताजी के बाद मेरे ही कंधों पर आ चुकी थी। छोटे भाई को पढ़ाना और बहन की शादी करना ही हम मिडिल क्लास लोगों का सपना होता है, इसलिए मैं ड्राइवर बनने के लिए घर से निकल पड़ा। आज से 12 साल पहले मैंने ड्राइवर बनकर ट्रक चलाना शुरू किया था। पहले तो हेल्पर था, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद ड्राइविंग सीख ली और अब 12 साल हो गए हैं सड़क पर ही हूं। पहले तो थोड़ी अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन अब मेरे लिए ट्रक चलाना केवल रोजी रोटी ही रह गया था। दिन में कई 100 किलोमीटर चलाना, रात को ढाबे पर खाना, कहीं सड़क किनारे सो जाना, बस यही जिंदगी है। छोटे भाई और बहन की शादी हो चुकी है, वो सब अपनी फैमिली में खुश हैं। घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। काम की वजह से कई महीनों तक घर नहीं जा पाता हूँ। फोन पर ही बात होती रहती है। कभी कभी मन करता है कि बस छोड़ दूं ये सब, पर फिर सोचता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सब इसी पर टिका हुआ है। मेरी आदत है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन मैं डर या परेशानी से घबराता नहीं हूं। जितना लंबा रास्ता उतना अच्छा। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान सब जगह मैं घूम चुका हूं, लेकिन हाँ, थकान और अकेलापन जरूर सताता है, पर अब इन सब की आदत हो चुकी है। मेरे साथ हमेशा मेरा खलासी साय की तरह साथ रहता है। उसका नाम है रिंकू और उम्र यही कोई 25 के आसपास। मेरे गांव का ही है, पर बहुत मेहनती लड़का है। ड्राइविंग का बहुत शौकीन। जब मैं रात में गाड़ी चलाता हूं तो वो हमेशा साथ रहता है, मदद करता है। डरपोक तो है, पर काम में बहुत ईमानदार। उस रात हमें इंदौर से एक माल लोड करके हिमाचल के एक छोटे से गांव हटसर जाना था। जिस जगह माल खाली करना था वो कोई स्कूल था जो कि सालों से बंद पड़ा था, और मटेरियल भी शायद उसी स्कूल से संबंधित था। हमें उस जगह पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि जल्दी काम करके निकल जाएंगे। लेकिन कौन जानता था कि वो सफर हमें ऐसी जगह ले जा रहा है जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाने वाला था। हमारी गाड़ी दिन में ही देवास नाका से लोड हो चुकी थी। रात के 8:30 बजे हम इंदौर से निकले। ट्रक थोड़ा ओवरलोड था। मैं खुद स्टीयरिंग पर था और रिंकू बगल की कंडक्टर सीट पर। रास्ते की लंबाई करीब 1200 किलोमीटर से ऊपर थी। रात की वजह से मौसम ठंडा होने लगा था। मन में थकान थी, पर एक अजीब सा उत्साह भी, जैसे कोई नया सफर शुरू हो रहा हो। रिंकू ने मुझसे कहा कि चलो भैया निकलते हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे ट्रक को रोड पर ले आया। शहर की लाइटें पीछे छूटती जा रही थीं और हम अंधेरे रास्ते में आ चुके थे। मुझे क्या पता था कि सफर सिर्फ माल पहुंचाने का नहीं होगा, बल्कि ये मेरे अंदर छिपे हुए डर से मेरा सामना कराएगा। हम लोग लगातार दिन रात चलते चलते आखिर हिमाचल में प्रवेश कर ही चुके थे। हिमाचल में एंटर करते करते शाम हो गई थी और वहां रोड के किनारे कभी कभी ढाबे दिखाई देते, कहीं कहीं हल्की रोशनी तो कहीं बिल्कुल अंधेरा। रास्ते में ट्रक की घरघराहट और हमारी सांसों की आवाज के अलावा कोई नहीं था। रिंकू बीच बीच में पूछता कि भैया कितनी दूर है अभी। मैं कहता कि बस चल रहे हैं, पहाड़ आने दो फिर बताएंगे। शुरुआत में हम दोनों बातें कर रहे थे कि कौन सा रास्ता छोटा है, हिमाचल में कौन कौन से गांव पड़ेंगे और कितनी ठंड होगी वहां। लेकिन धीरे धीरे ट्रक के केबिन में चुप्पी छा गई। रात जितनी गहराती गई, रास्ता उतना ही सुनसान होता गया। करीब रात के 2 बजे जब हम मंडी की तरफ मुड़े तो हवा और ठंडी हो गई। जंगलों के बीच से रास्ता कटता जा रहा था। दूर दूर तक केवल पहाड़ ही नजर आ रहे थे। कहीं कहीं रोड पर जानवरों के चिन्ह दिखाई देते। रिंकू ने कहा कि भैया ये जगह तो एकदम डरावनी लग रही है। मैंने हंसकर कहा कि अरे जंगल में तो ऐसा ही होता है, ट्रक है हमारे पास, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सच कहूं तो मेरे भी मन में एक हल्की झुरझुरी दौड़ गई थी। रास्ते में एक जगह ट्रक का टायर थोड़ा फिसल गया, लेकिन मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और कंट्रोल कर लिया। उस वक्त मेरी आंखें केवल रोड पर थीं, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा कि सुरेश घबराना नहीं है, तू कई बार ऐसे रास्तों से गुजर चुका है। रात के 1:30 बजे हम अंतिम चढ़ाई पर थे। पहाड़ी रास्ता पतला हो गया था और दोनों तरफ गहरी खाई थी। वहां आसपास कहीं भी कोई लाइट नहीं थी, केवल ट्रक की हेडलाइट्स सामने धुंध जैसी दिख रही थी। हम धीरे धीरे ऊपर चढ़े। रिंकू की आंखें अब नींद से भारी हो गई थी। वो सिर खिड़की से टिकाकर झपकियां लेने लगा। करीब 2:30 बजे के आसपास हम हटसर गांव के पास पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल था। रोड का आखिरी मोड़ पार करते ही सामने टूटी फूटी घरों की कतार दिखाई दी।
कुछ घर आधे गिर चुके थे और कुछ में दरवाजे नहीं थे। वहां की हवा में अजीब सी नमी और ऐसी गंध थी कि हमें अपना मुंह रुमाल से बांधना पड़ा। रिंकू ने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा कि भैया, ये गांव तो बिल्कुल सुनसान है, यहां कोई रहता भी होगा या नहीं। मैंने ट्रक की स्पीड कम की और सामने देखा तो गांव के बीच में एक पुराना स्कूल दिखा। कभी सफेद रंग का रहा होगा, लेकिन अब धुंधला और खाई से ढका हुआ था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने उन्हें तोड़कर वापस लगा दिए हों। स्कूल के आसपास केवल झाड़ियां और बिखरे पत्थर ही थे बस। रिंकू ने हिचकिचाकर पूछा कि भैया, यहीं उतरना है क्या? मैंने कहा कि हाँ, एड्रेस तो यहीं का दिया गया था। चल जल्दी से माल खाली कर देते हैं और सुबह होने से पहले यहां से निकल जाएंगे। लेकिन माल खाली करने के लिए ट्रक को स्कूल के अंदर ले जाना था। हमने जैसे तैसे एक टूटी दीवार से रास्ता बनाया और ट्रक को अंदर ले गए। जैसे ही ट्रक उस स्कूल की बाउंड्री के अंदर गया, वैसे ही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे स्कूल के बाहर और अंदर के माहौल में बहुत फर्क हो। वहां पर किसी एक पक्षी तक की आवाज नहीं थी और ट्रक बंद करने के बाद केवल हमारी सांसों की आवाज रह गई थी। हम दोनों कुछ पल चुपचाप वहीं खड़े रहे। रिंकू ने चारों तरफ देखा और बोला कि भैया, यहां तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा कि काम करो पहले, डर कर क्या मिलेगा, और फिर मैं हूं ना, जल्दी से सामान उतारो और फिर निकल चलेंगे यहां से। सुबह दूसरी जगह से माल लोड करना है। हमने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। ट्रक के अंदर अंधेरे में बक्से एक के ऊपर एक रखे हुए थे। रिंकू ने टॉर्च जलाकर स्कूल की ओर इशारा किया। मैंने जैसे ही स्कूल की तरफ देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टूटी हुई बेंचें, फटी किताबें, दीवारों पर पुराने बच्चों की ड्राइंग्स, लेकिन सब पर धूल और जाले, जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। रिंकू ने धीरे से कहा कि भैया, यहां तो कोई नहीं रहता, डर लग रहा है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि डरपोक मत बन, जल्दी काम निपटा। लेकिन मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने एक बार स्कूल के अंदर झांक कर देखा तो अंदर खाली कमरे थे, पर अजीब सी ठंडक और गंध थी। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था। खैर, मैंने सोचा कि डर की वजह से ज्यादा ही सोच रहा हूं। हमने एक एक करके सारे कार्टून को अंदर रखा। ट्रक बाहर खड़ा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखता। रिंकू भी अब कांप रहा था। मैंने उससे कहा कि जल्दी करो रिंकू, यहां रुकने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए यहां से। लेकिन किसे पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। सामान अंदर रखकर हम दोनों कुछ देर चुप वहीं खड़े रहे। बाहर काली और घनी अंधेरी रात थी, जैसे हमें निगल जाना चाह रही हो। तभी स्कूल के अंदर से बच्चे के गुनगुनाने की आवाज आई। हम दोनों ये आवाज सुनकर सिहर उठे। रिंकू ने धीमी आवाज में कहा कि भैया, चलो ना यहां से। मैंने खुद को अंदर ही अंदर समझाया और रिंकू से कहा कि बस 2 मिनट, हिसाब करके निकलते हैं। ट्रक में सब ठीक है ना? तू एक बार देख ले और मैं अंदर स्कूल में देख लेता हूं। मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू की और अंदर गया, लेकिन स्कूल के अंदर कदम रखते ही दिल और जोर से धड़कने लगा। स्कूल की दीवारें नम थीं। नीचे फर्श पर मिट्टी और धूल की एक मोटी परत जमी थी। कहीं कहीं पुराने पंखे टूटे हुए पड़े थे। एक कमरे में बच्चों की पुरानी बेंचें थीं, जिन पर जाले चिपके हुए थे। दीवार पर उधड़े पोस्टर झूल रहे थे। टॉर्च जब अंदर घुमाई तो दीवार पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। मैं उसके पास जाकर देखने लगा। अक्षर पूरे नहीं थे, पर मत आओ जैसा कुछ लिखा दिखा। मेरा गला सूख गया, क्योंकि वो कोई रंग नहीं था बल्कि खून था, और वो भी एकदम ताजा खून। मैं पीछे मुड़ा तो रिंकू बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसने कांपते हुए कहा कि भैया, ये क्या है? मैंने खुद को संभाला और उससे कहा कि यार, पुराना स्कूल है, बच्चों ने खेल खेल में लिख दिया होगा, चल जल्दी काम कर। लेकिन उससे ये कहना खुद को झूठा दिलासा देने जैसा था, क्योंकि वो ताजा खून था, जैसे कोई अभी अभी लिख कर गया हो। हमने बक्से अंदर वाले बड़े कमरे में रख दिए। दरवाजा खुला ही छोड़ दिया ताकि जब कोई आए तो सामान जल्दी बाहर लाया जा सके। लेकिन जैसे ही हम कमरे से बाहर गए तो बाहर का सन्नाटा और भी घना हो गया था। ट्रक बंद था और आसपास सिर्फ हवा की हल्की आवाज थी, पर अब वो भी जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। रिंकू धीरे धीरे मेरे पास आकर फुसफुसाते हुए बोला कि भैया, मुझे लग रहा है कि शायद कोई हमें देख रहा है। मैंने हंसने का दिखावा करते हुए कहा कि अरे यहां कौन होगा यार भाई, चल काम खत्म कर। लेकिन मेरे भी हाथ पैर अब कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी कभी दीवार पर तो कभी फर्श पर जाती और जैसे खुद ब खुद ही रुक जाती। एक बार मुझे ऐसा लगा कि कमरे के पीछे से किसी ने हल्की सांस ली। मैं एकदम पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने रिंकू से धीमी आवाज में कहा कि रिंकू, दरवाजे के बाहर जाकर देख तो, ट्रक ठीक है या नहीं। वो बाहर गया, पर लौटते ही उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा एकदम सफेद और आंखें डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ रिंकू। वो बोल नहीं पाया
और सिर्फ सिर हिलाकर अंदर आकर बैठ गया। मैंने खुद जाकर बाहर देखा तो ट्रक तो वैसा ही खड़ा था, लेकिन ट्रक के चारों तरफ जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। पहले तो ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब देखकर मेरी सांसें अटक गईं, क्योंकि वो निशान किसी बच्चे जैसे थे। नंगे पैर, छोटे आकार के पैरों के निशान सीधे ट्रक के दरवाजे तक आते थे और फिर गायब हो जाते थे। मैं वापस अंदर आया। रिंकू मुझे ही देख रहा था। उसने बुरी तरह कांपते हुए कहा कि भैया, ये निशान बच्चों के हैं ना? मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा कि हाँ, लेकिन हो सकता है कि शायद पहले के हों। चल छोड़, ज्यादा मत सोच। लेकिन मेरा ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो निशान बिल्कुल ताजे थे। उस कमरे में बैठते ही एक और अजीब बात हुई। दीवार पर लगी घड़ी अपने आप टिक टिक कर रही थी। मैंने देखा तो घड़ी का कांटा 12 पर अटका हुआ था, पर उसका चलना साफ सुनाई दे रहा था। रिंकू ने डर के मारे टॉर्च बंद कर दी। मैंने कहा कि अरे टॉर्च बंद मत कर। वो बोला कि भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। मैंने टॉर्च फिर जलाई। अब धीरे धीरे कमरे की हवा भारी होती जा रही थी और सांस लेते समय गले में जलन सी महसूस हो रही थी। मैंने खुद को आदेश देते हुए कहा कि बेटा सुरेश, चल जल्दी कर। हमने बक्से उठाने शुरू किए। तभी पीछे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो कि मत। इतना सुनते ही मैं झट से पीछे पलटा, लेकिन पूरा कमरा खाली था। मैंने रिंकू से पूछा कि रिंकू, ये किसने कहा? वो अब रोने जैसा हो गया था और बोला कि हाँ, मैंने भी सुना। मैं नहीं कर सकता भैया। मैंने खुद को कठोर बनाते हुए कहा कि पागल डरपोक मत बन, चल काम कर। लेकिन उसी वक्त दरवाजे के बाहर से बच्चों के दौड़ने की आवाज आई। दौड़ते कदम, हंसी की पर बिल्कुल ठंडी। हम दोनों अब सन्न रह गए थे। रिंकू के हाथ से बक्सा छूट के नीचे गिर गया था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर भी जैसे कोई अभी अभी भागा हो। ट्रक के पास जाकर देखा तो वहीं छोटे छोटे पैरों के निशान और भी ज्यादा गहरे हो गए थे। रिंकू मेरे पास खड़ा कांप रहा था। उसने लगभग रोते हुए कहा कि भैया चलो ना यहां से प्लीज। डर तो मेरे अंदर भी घर कर चुका था, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ पड़ा था। मैंने खुद से कहा कि सुरेश, अगर तू भाग गया तो सब खत्म। डर से लड़, तू लड़ सकता है। मैंने सामान इधर उधर करना जारी रखा, लेकिन हर बार जब हाथ किसी बक्से पर जाता तो एक ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती, जैसे किसी ने छू लिया हो। कमरे में समय जैसे थम सा गया था। घड़ी चल रही थी, पर बाहर का समय पता नहीं था। टॉर्च की लाइट कभी कम होती तो कभी ज्यादा, जैसे हवा में दीपक जलता है। दीवार की दरार से हवा आती तो ऐसा लगता जैसे कोई सांस ले रहा हो। हमने आधे बक्से रखे ही थे कि अचानक कमरे के अंदर की लाइट्स जल उठी, जो कि पहले से बंद थी, लेकिन अब न जाने कैसे जल उठी। मैंने टॉर्च की लाइट दीवार की ओर की तो देखा कि दीवार पर पुराने बच्चों के चित्र जैसे हिल रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। ये देख रिंकू चिल्ला उठा, भैया! मैंने उसके कंधे पकड़े और कहा कि चुप रह, डर मत। लेकिन मेरी आवाज खुद कांप रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा एक तेज धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया और अब अंदर अंधेरा हो चुका था। लाइट्स जो थोड़ी देर पहले जल रही थीं, वो अब बंद हो चुकी थीं और अब टॉर्च भी चालू नहीं हो रही थी। मैंने रिंकू का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि डर मत, मैं हूं। लेकिन अंदर से एक आवाज फिर से आई, साफ और एकदम ठंडी, जैसे कि कई बच्चों की आवाजें एक साथ कह रही हों कि मत आओ, मत आओ, मत आओ। रिंकू बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं उसे संभालने ही वाला था कि दीवार के कोने में कुछ हिला। वहां से दो चमकती आंखें झांक रही थी। मैं एकदम जम चुका था और सांस रुक सी गई थी और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि रिंकू, आंख खोल भाई, कुछ नहीं है, मैं हूं। लेकिन अंदर से मैं खुद ही कांप रहा था। तभी वही आवाज फिर से आई, इस बार और साफ, जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा हो कि तूने यहां आकर गलती कर दी है। मैं चौंक कर उठा और दरवाजे की तरफ देखा तो वो अपने आप हल्का खुल गया था, पर उसके पीछे घना अंधेरा था। उसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर उसी अंधेरे में मुझे दो छोटे हाथ जैसे दिखे जो दरवाजे की चौखट पर टिके हुए थे। मैं एक कदम पीछे हट गया और दिल की धड़कन भी बेकाबू हो रही थी। रिंकू वहीं बेहोश पड़ा था। मैंने उसको फिर आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी कमरे के अंदर दीवार पर लगी घड़ी तेज तेज टिक टिक की करने लगी, जैसे उसके अंदर कोई छिपा हो। मैंने ध्यान से देखा तो उसके कांटे अब खुद घूमने लगे थे। 12 से सीधे 3 पर आ गए और फिर वापस 12 पर लौट आए। हर बार घूमते वक्त एक अजीब सी कराह जैसी आवाज आती। फिर अचानक कमरे में बच्चों की हंसी गूंज उठी, पहले हल्की और फिर तेज और फिर इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज अंदर तक घुस गई, जैसे दीवारों से टकरा रही हो।
मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो चौखट पर हल्की सफेद धुंध उड़ रही थी और उस धुंध में कई छोटे छोटे चेहरे बन रहे थे। किसी के खाली खाली आंखों वाले, किसी के बिना नाक के, किसी के खुली मुस्कान वाले। मैं डर से जम चुका था, पर खुद को समझाया कि यह नजर का धोखा होगा। पर तभी मेरे सामने रखे बक्सों में से एक अपने आप हिलने लगा, पहले हल्का फिर जोर से, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। वो बक्सा धीरे धीरे मेरी तरफ खिसकने लगा और मेरे पैरों के पास आकर रुक गया। मैं घबराकर पीछे हटा, तभी फर्श पर वो छोटे छोटे पैरों के निशान फिर से उभर आए और इस बार बिल्कुल साफ दिख रहे थे, जैसे कोई अभी अभी दौड़कर आया हो और वहीं एकदम से रुक गया हो। मैंने हाथ बढ़ाकर निशानों को छूना चाहा तो उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मैंने झट से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। तभी कमरे की लाइट्स फिर चमकी और दीवार पर लाल रंग से लिखी हुई लाइन और साफ दिखी। उस पर लिखा था, मत आओ वरना। बाकी शब्द धुंधले थे, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिए हों। मैं कांपते हाथों से दीवार को छूने के लिए गया, पर उसे छूते ही एक बिजली का झटका जैसा लगा और हाथ वापस हट गया। रिंकू अब भी बेहोश पड़ा था, उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो वो फिर से 12 पर ही अटकी हुई थी। मैंने घड़ी उतारकर नीचे रख दी, लेकिन टिक टिक की आवाज बंद नहीं हुई, जैसे पूरे कमरे में फैल गई हो। मैं कान बंद करके नीचे रिंकू के पास बैठ गया। तभी दरवाजे के बाहर दौड़ते कदमों की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और करीब, जैसे कोई दरवाजे के बाहर ही हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। बाहर घना अंधेरा था और सामने ट्रक खड़ा था। मैंने टॉर्च उठाई और जलाने की कोशिश की और इस बार जल उठी। मैं ट्रक के पास गया तो चारों तरफ देखा तो जमीन पर वहीं छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे और उन पर बर्फ जमी हुई दिख रही थी, लेकिन ठंड इतनी भी नहीं थी कि बर्फ जम जाए। फिर मैंने ट्रक के गेट को खोलने के लिए जैसे ही हाथ लगाया तो उसे छूते ही मेरे हाथ सुन्न हो गए, क्योंकि वो भी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मैं डरते हुए वापस कमरे में आया तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर की हवा और भी भारी हो गई थी, जैसे कोई और भी अंदर आ गया हो। मैंने घबराकर आवाज लगाई, कौन है वहां? जवाब में बस ठंडी हवा और बच्चों की धीमी कराहने की आवाज आई। फिर कमरे के कोने से धीरे धीरे सफेद धुंध उठी और उसमें 2 चमकती आंखें फिर उभर आईं और इस बार वो आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। मैं पसीने से तरबतर हो गया, सांस अटक गई और दिल जैसे रुक सा गया। मैं रिंकू को उठाने गया, लेकिन तभी वो आंखें गायब हो गईं और कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपनी धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी। मैंने पूरी ताकत से खुद को संभालते हुए रिंकू को उठाया और बैठाया। उसके होंठ कांप रहे थे, वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डर मत, मैं यहीं हूं। तभी कमरे की लाइट एक बार फिर जली और तुरंत बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ बच्चों की हंसी गूंजने लगी और मुझे लगा जैसे कई छोटे हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे हों। मैंने आंखें बंद कर लीं और खुद को मजबूत बनाया, लेकिन अंदर का डर हर पल बढ़ता ही जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश करता, उतना ही डर बढ़ता जाता, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे घेर रही हो। रिंकू फिर डरी हुई आवाज में बोला कि वो आएंगे। मैं झट से उससे पूछ बैठा कि कौन आएगा, लेकिन जवाब में उसकी आंखें फैल गईं और वो फिर बेहोश हो गया। मैंने उसे सीने से लगाया और खुद को समझाया कि ये सब डर का असर है, पर तभी पूरे कमरे में एक हल्की सफेद रोशनी फैलने लगी, जैसे कहीं से धुआं उठ रहा हो। लेकिन इस बार ये रोशनी किसी लाइट या बल्ब की नहीं थी। उस रोशनी के बीच किसी बच्चे का चेहरा उभर आया। उसका चेहरा बिना आंखों के था, खाली गड्ढे जैसे जो सीधे मुझे देख रहे थे। मेरा गला अब पूरी तरह सूख चुका था और चाहकर भी आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया जैसे अंदर कोई अंधेरा गहराई तक फैलता जा रहा हो। मैं आंखें बंद कर लेना चाहता था, लेकिन डर से बंद नहीं कर पा रहा था। तभी उसी वक्त दरवाजे पर जोर से किसी ने खटखटाया। मैं कांपते हाथों से उठकर दरवाजे के पास गया और धीरे से खोल दिया। बाहर अंधेरा वैसा ही था, लेकिन दूर ट्रक के पास एक परछाई खड़ी थी। मैं ध्यान से देखने लगा। वो परछाई कभी लंबी होती तो कभी छोटी, जैसे किसी ने धुंध में कोई आकार बना दिया हो। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई कि कौन है यार। जवाब में बस ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे उसने मुंह खोल के मेरी तरफ हवा फेंकी हो, और साथ में बच्चों की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, आओ आओ। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने दरवाजा फिर से तुरंत बंद कर लिया, लेकिन उसी समय कमरे की बत्ती फिर झपकी और दीवार पर अब शब्द साफ दिखे, तुम्हें रोक लिया गया है। मेरा गला सूख गया। मैंने पास में पड़ी हुई पानी की बोतल उठाई, लेकिन बोतल का ढक्कन खुद घूमकर खुल गया और पानी की जगह काले रंग की तरल चीज बाहर गिरने लगी।
मैं डर कर पीछे हट गया। उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। तभी घड़ी की टिक टिक तेज होने लगी, जैसे किसी ने उसके अंदर घड़ी नहीं बल्कि कई दिल रख दिए हों। हर टिक टिक के साथ कमरे में कंपन बढ़ने लगी। फर्श पर बने पैरों के निशान अब दरवाजे तक आ चुके थे और दरवाजे के नीचे से सफेद धुंध अंदर आने लगी थी। मैं दरवाजे को पकड़कर खड़ा रहा, पर हाथ कांप रहे थे। रिंकू बेहोश पड़ा था, उसका चेहरा और भी पीला हो गया था। मैं उसके पास गया और चेहरे पर हाथ फेरने लगा। तभी वो हल्के से हिला और कराहते हुए बोला, मुझे मत छोड़ो। उसकी आवाज सुनते ही कमरे में बच्चों की हंसी और तेज गूंजने लगी, और इस बार इतनी तेज कि लगा जैसे दीवारें फट जाएंगी। मैं कान बंद करके बैठ गया। तभी धीरे धीरे वहां लाल आंखें उभर आईं। पहले 2, फिर 4, फिर 8, जैसे कई बच्चों के चेहरे एक साथ मेरे चारों तरफ घूमने लगे। उनकी हंसी अब कराह में बदल गई थी। मैं घबरा कर रिंकू के पास उसे उठाने के लिए गया, लेकिन किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा हाथ सुन्न होने लगा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। पूरी ताकत से मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पूरा शरीर धीरे धीरे लकवाग्रस्त होने लगा। तभी किसी ने मेरे कानों में चुपके से कहा, यहीं रह जाओ। मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई तो देखा कि दरवाजे की चौखट पर कई छोटे हाथ चिपके हैं। वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। तभी उन हाथों के बीच से एक छोटा चेहरा निकला। वो चेहरा ऐसा था जैसे मिट्टी से बना हो। आंखों के गड्ढे गहरे और अंदर से लाल चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। उसका मुंह खुला और उसमें से ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आ लगा। उस हवा के झोंके में सड़े हुए मांस की ऐसी बदबू थी कि मुझे एक पल के लिए लगा उल्टी हो जाएगी। मैं डर से पीछे पीठ के बल गिर पड़ा और गिरते ही सिर फर्श से टकरा गया। दर्द से आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसी पल कमरे की लाइट फिर जल उठी। रोशनी बहुत हल्की थी, पर उससे साफ दिखा कि फर्श पर बने पैरों के निशान अब गायब हो चुके हैं और सिर्फ गीलेपन की लकीरें रह गई थीं, जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। मैंने हिम्मत करके रिंकू को संभाला और खुद को दीवार से टिकाकर बैठ गया, लेकिन अंदर डर अब भी वैसा ही था। मैं खुद से कहता रहा कि सब ठीक है, सब ठीक है, पर मन नहीं मान रहा था। तभी बाहर ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। पहले हल्का, फिर तेज, फिर लगातार, जैसे कोई जोर से दबा रहा हो। मैं घबरा कर खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने उसे धक्का दिया तो वह धीरे धीरे खुल गया। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन ट्रक की हेडलाइट एक बार झलकर तुरंत बुझ गई। मैंने दूर देखा तो ट्रक के आसपास सफेद धुंध का गोला बन गया था और उसमें कई छोटे छोटे चेहरे उभर रहे थे। उनकी आंखें जलती हुई लाल थीं। मैं डर से कांप उठा और फिर से तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसी समय कमरे का तापमान इतना गिर गया कि सांस लेते ही धुंध अंदर भरने लगी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए और मैं रिंकू को सीने से लगाकर बैठ गया और दीवार से पीठ टिकाकर खुद को स्थिर करने लगा। तभी किसी ने मुझे हवा में उठाकर नीचे पटक दिया। मैं नीचे गिरते ही बेहोश हो गया था और जब होश आया तो मैंने खुद को इंदौर के AMY अस्पताल में पाया और मेरे पास मेरा पूरा परिवार और रिंकू था। सबने मुझे बताया कि मैं पूरे 1 महीने से कोमा में था। डॉक्टर ने सबसे कहा था कि कोई भी ऐसा न करे जिससे मरीज को तकलीफ हो। कई दिनों तक मैं भर्ती रहा, फिर डिस्चार्ज करवाकर मुझे घर ले गए और आज मैं ठीक तो हूं, लेकिन वो मंजर कभी भी आंखों के सामने से नहीं जाता है। मैंने अब ट्रक छोड़कर यहीं एक स्कूल बस चलाना शुरू कर दिया है और अब मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुरेश जी की, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन सबका जो इस कहानी के सफर में मेरे साथ रहे। सबसे पहले नाम आता है नेहा रावत जी दिल्ली का, प्रीति जी का लखनऊ से, राधा प्रेम संदेश जी का, कुलविंदर कौर जी का लुधियाना पंजाब से, कमल तरुण पटनायक जी का, मुस्कान जी का हिमाचल से, जेनी वोंग जी का, शिवाजी का, अरुण सोनवणे जी का नासिक से, शेख गफफार जी का मालेगांव से, विद्युत जी का असम से, राहुल गुरुंग जी का, अश्विनी कुमार नायक जी का ओडिशा से, सौरभ चौबे जी का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से,